जी अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग में हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं। पहला कंसेप्ट नहीं दोनों हो जाएंगे, मुझे अंदाजा है कि किस कंसेप्ट में कितनी जान है। आप लेंथ ऑफ द कंसेप्ट देख रहे हैं, मैं उस कंसेप्ट के अंदर जान कितनी है वो देख रहा हूँ। एडिशनल प्लानिंग कंसेप्ट, अच्छा ये ज्यादा है, मैं पहला कंसेप्ट छोटा है लेकिन ये दूसरे से ज्यादा है, मैं इसको ध्यान से सुनिएगा। एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, मुझे बताइए आपको क्या ये पता है इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट में क्या फर्क है? अच्छा रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ, पहला सवाल मेरा, रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? इनिशियल ऑडिट में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, रिकरिंग में नहीं आएगा। अगला सवाल, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? इनिशियल ऑडिट ज्यादा रिस्की है, शाबाश, रिकरिंग ऑडिट लेस रिस्की है। अब सुने, प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? किस टाइप ऑफ एंगेजमेंट में ज्यादा एडिशनल मोर प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी? इनिशियल में मोर प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी। क्लियर? इनिशियल में क्यों बोला? वो उसमें रिस्क ज्यादा है तो प्लानिंग भी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं इनिशियल ऑडिट में जो एडिशनल प्लानिंग होगी ना, एडिशनल वो क्या होगी वो सुन लो। हमने कहा एडिशनल बाद में जाना, पहले बताओ एडिशनल का लफ्ज बोल रहे हो तो इसका मतलब कुछ इससे पहले बेसिक प्लानिंग भी हो रही होगी। वो कौन सी है? वो बेसिक प्लानिंग वही है जो हर ऑडिट की होती है। क्या? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान। ये ठीक है, ये तो हर ऑडिट में होगी। जो हमारा इनिशियल ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट, इसमें क्या होगा? कुछ एडिशनल प्लानिंग होगी। अब सुन लीजिए एडिशनल प्लानिंग क्या होगी। अच्छा एक क्वेश्चन में उसने पूछा, जरा देखिए आई कैप अल्फाज की मार कैसे मारता है। बच्चा पूरा चैप्टर तैयार है, याद है उसको, फिंगर टिप्स पे है। आई कैप ने क्या पूछा? उसने कहा कि इनिशियल ऑडिट क्लाइंट है आपका, बताइए इस पे क्या प्लानिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। हाँ, इसमें असल जान ये थी कि इसमें बेसिक वाली भी लिखनी थी, एडिशनल क्यों लिखने? क्योंकि इनिशियल ऑडिट है। बेसिक क्यों लिखने थे? क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे एडिशनल बताओ। अब अगले क्वेश्चन में उसने क्या किया? अगले उसने कहा कि मुझे आप एबीसी कंपनी आपके पास आई है, फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया था, आप बताइए एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज क्या होंगी। अब सिर्फ यही कंसेप्ट बताना है, अब वो स्ट्रेटजी और प्लान वाली बात नहीं करनी। तो समझ रहे हैं? तो जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में खास तौर पे आपने देखना है वो एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटी कह रहा है कि सिर्फ प्लानिंग एक्टिविटी कह रहा है। एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटी कह रहा है सिर्फ ये वाली, अगर प्लानिंग एक्टिविटी कह रहे तो ठीक है। तो मुझे बताइए कि एक एबीसी कंपनी है, पिछले साल भी आपने ऑडिट किया, इस साल रीपॉइंट हो रहे हैं, प्लानिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? बेसिक और एडिशनल तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिकरिंग ऑडिट है। शाबाश, बस पिक हो गया कंसेप्ट। अब सुन लें एक्टिविटीज क्या क्या, ये सुन लें। पहला, आपने इनिशियल ऑडिट है ना, तो आपने अपनी प्लानिंग में एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर्स हैं वो जरूर कवर करने हैं। एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर होते हैं ना इनिशियल, रिकरिंग ऑडिट में तो नहीं होते, रिकरिंग ऑडिट में कंटिन्यूस के होते हैं, ये एक्सेप्टेंस के हैं। रिकरिंग ऑडिट में किसके होते हैं? अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर एक्सेप्टेंस स्टेज पे परफॉर्म किया है वहां पे भी करेंगे, और जब उसके बाद प्लानिंग कर रहे होंगे यहाँ पे दोबारा करेंगे? नहीं, यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहे हैं वो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ था ना उसका प्लानिंग पे जो इफेक्ट आएगा वो कंसीडर करो। समझ रहे हैं? यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रोसीजर दोबारा नहीं परफॉर्म करना, उसका इफेक्ट देखना हमारी प्लानिंग पे क्या होगा। हो सकता है एक्सेप्टेंस स्टेज में हमें पता चला कोई डायरेक्टर ऐसा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो हम कहेंगे इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हमने खास तौर पे देखना। ये बात समझ आ गई? खास तौर पे इंटेग्रिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना उसको आपकी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट होना है। दूसरा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लें क्या इश्यूज रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन है ऑडिटर। मैनेजमेंट से पूछें सर आपने ऑडिटर को, अगर मैनेजमेंट कहे ना भाई पुराना ऑडिटर गया आपको लेके आए हैं, हमने खुश नहीं होना,
हमने पहला सवाल उनसे पूछना है, सर ऑडिटर को चेंज क्यों किया, ऑडिटर को चेंज क्यों किया बताइए। एक गुड रीजन भी हो सकता है, बैड रीजन। गुड रीजन क्या हो सकते हैं, सर रेगुलेशंस है कि एक ऑडिटर मुसलसल 5 साल तक कंसेक्यूटिव ऑडिट कर सकता है, 5 साल पूरे हो गए थे, हमने रोटेट किया, रोटेशन रिक्वायरमेंट की वजह से हम कहेंगे गुड रीजन है, हम आपसे खुश हैं, इसमें हमारी प्लानिंग में ज़्यादा मसले नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो कहें सर वो हमारे साथ उनका हमारी बात नहीं मानते थे, हम कहेंगे हमने आपकी बात थोड़ी माननी, हमने तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात माननी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात माननी है। सर वो कहते थे कि जो फिक्स एसेट आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे ना, देखिए सर ऑडिटर अच्छा बेवकूफ़ ऑडिटर था वो, कैसे बेवकूफ़, फिक्स एसेट हमने रख के बैकअप के तौर पे रखा हुआ है, जनरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको, लेकिन वो कहता है डेप्रिसिएशन करो इसको। वो खुद बताएं एसी साल में 4 महीने चला है और वो कहता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन, है ना पागल, 4 महीने चला के कह रहे पूरे साल की, इसीलिए हमने उसको निकाल दिया। हमने कहा बस समझ गए हम। अच्छा ये इशू प्रोबेबली देखें, पहले हम एक्सेप्टेंस पे डिस्कस कर चुके थे, ज़हन में रखिए, ये जितने भी इशू हैं तकरीबन ज़्यादातर सारे हम पहले इनके प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे वो दोबारा प्रोसीजर परफॉर्म करने को नहीं कह रहा, ये क्लियर रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका इफेक्ट प्लानिंग पे क्या होगा। पहले हमने मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लिया कि भाईजान अभी एग्री करें, सारे के सारे फिक्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं, यस करते हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना उसने यस कर दी होगी तभी हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया, तभी प्लानिंग स्टेज पे आए हैं, वरना तो एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही फारग कर देते उसको। अब हम प्लानिंग स्टेज पे जब आ चुके हैं तो अब हमने उसका इफेक्ट देखना, हमने कहा अच्छा ठीक है एग्री तो कर लिया है, लेकिन खास तौर पे हमने ना फिक्स एसेट्स में ध्यान से एक एक आइटम के बारे में, एक एक ना सही जितनी भी मेजर आइटम्स हैं सबके बारे में इंश्योर करना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो। क्या बताइए इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट हमारे ऑडिट पे आ रहा है, प्लानिंग स्टेज पे कंसीडर करेंगे फिर, बिल्कुल ये कह रहा। डिस्कस विद मैनेजमेंट मेजर इश्यूज रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर, समझ आ गया। फिर इसको आगे कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर में क्या मतलब, क्या इसका ये मतलब है कि हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को दोबारा लेटर लिखना है, वो तो एक्सेप्टेंस स्टेज पे लिख चुके हैं। पहले एक्सेप्टेंस स्टेज आती है प्लानिंग स्टेज, पहले एक्सेप्टेंस बाद में प्लानिंग, वो एक्सेप्टेंस पे कर चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं प्लानिंग स्टेज में। उसका जो इफेक्ट था वो, उसने कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन, कोई डिसएग्रीमेंट की बात की होगी, हो सकता है उसने मैनेजमेंट की किसी इंटेग्रिटी के इशू को हाईलाइट कर दिया हो, वो सारे इश्यूज अब हमने कंसीडर करने हैं, ठीक है। और कुछ ना, अब अगले पॉइंट को भी साथ मिला रहा हूं, बाकी इश्यूज हैं तो ये पॉइंट यहीं पे खत्म। और अगर हमने उससे एक चीज मांगी और उसने हमें वो दे दी, हमने क्या कहा, हमने कहा भैया हमारे वर्किंग पेपर, हमें अपने वर्किंग पेपर हमें दे दो, भैया अपने वर्किंग पेपर हमें दे दो। उसने कहा क्या करोगे, हमने कहा हमें ओपनिंग बैलेंसेस का एविडेंस चाहिए, हमें आपके वर्किंग पेपर में जो क्लोजिंग बैलेंस का एविडेंस है ना वो हमारे पास आ जाएगा तो ओपनिंग का एविडेंस बन जाएगा। आपने दे दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी, हम हमारी जान जोखम से बच जाएंगे हम, वरना हमें फिर खुद से भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो उससे हम इनिशियल ऑडिट में, रिकरिंग ऑडिट में ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो खुद ही हमारे पास ही होगा, हमें किसी मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की जरूरत तो इनिशियल ऑडिट में उससे कहेंगे भाई वर्किंग पेपर अपने दे दे। अगर तो वर्किंग पेपर दे दिए तो बहुत ही अच्छा, और अगर वर्किंग पेपर नहीं दिए फिर हमें खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना होगा। फिर आपने प्लानिंग स्टेज पे ये भी डिसाइड करना होगा कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई किया जाए। और याद रखें ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना मुश्किल है क्लोजिंग की निस्बत, जितना पास्ट में डिस्टेंट जाते जाए ना चीजों को वेरीफाई करना उतना मुश्किल होता जाता है। हाँ, क्योंकि अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है और 31 दिसंबर 2023, आप 15 जनवरी 2024 को पॉइंट हुए हैं, 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस है, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2023, ये है ना ये टाइमलाइन, ये 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर, आप अपॉइंट हुए इस डेट पे, तो वेरीफाई करना इस बैलेंस को कैसे करें, रिवर्स वर्किंग के जरिए सेल परचेज को। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी वेरीफाई करना पड़ गया, ये तो आपको रिवर्स वर्किंग बढ़ा के फिर 1 साल और 2 हफ्ते पे लेके जाना पड़ेगी, पूरे साल की सेल्स, कास्ट ऑफ सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, ये ज्यादा मुश्किल है।
ये फिर भी ऐसा है, ये भी मसला, मैं ये नहीं कह रहा ये मसला नहीं है, बैक डेट को जाके वेरीफाई करना रिवर्स वर्किंग बहरहाल मुश्किल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर इनिशियल ऑडिट है आपका, आपको वर्किंग पेपर मिल जाए अच्छी बात, ना मिले तो फिर प्लान करो बैठ के भैया कैसे वेरीफाई करें ओपनिंग बैलेंस कुछ आसानी से। अब ये वो स्टैंडर्ड में हम चले जाएंगे, कैफ से निकल C5, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा। कुछ बैंक स्टेटमेंट से स्टेटमेंट निकलवा के कुछ चीज़ें रिवर्स होके बैलेंस आ रहा होता है बैंक स्टेटमेंट में, लोन का या अकाउंट, वो आसानी से हो जाता है। कुछ मुश्किल होते हैं वो ट्रांजैक्शन। फिर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, फर्म्स क्वालिटी, एक होता है ISS की रिक्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल रिक्वायरमेंट। फर्ज कीजिए ICAP ये रिक्वायर करता है, आपके पास जो भी स्टूडेंट पढ़ने आए ना, जितने भी स्टूडेंट के पास, उनका पूरे सेशन में एक दफ़ा मॉक जरूर होना चाहिए। ICAP की रिक्वायरमेंट एक है, एक तो लाजमी सबने कर, लेकिन कुछ कॉलेजेस का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगा जो उन्होंने खुद से, जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, वो कहेगा नहीं एक कम है, अगर हर महीने टेस्ट हो जाए या हर हफ्ते टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बताइए अगर ISA की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फर्म का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ये रिक्वायर करता है कुछ मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने को, करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करने चाहिए। तो वो एंड पे ये कह रहा है इनिशियल ऑडिट के हुआ केस में अगर फर्म का कोई इंटरनल सिस्टम ऐसा है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो कहते हैं हम ये 4 काम जो स्टैंडर्ड ने कहे हैं ऊपर वाले ये तो करेंगे ही करेंगे, मजीद कुछ और काम भी करेंगे, कहता वो भी करो। जैसे यहां पे आप नोट कीजिए, एक प्रोसीजर नहीं है क्या कि इनिशियल ऑडिट होगा तो उसको कोई क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर उसका रिव्यू करेगा, ये नहीं लिखा हुआ। क्वालिटी कंट्रोल का लफ्ज आ रहा है लेकिन उसमें वो कह रहा है कि एडिशनल प्रोसीजर जो भी, वो प्रोसीजर क्या है मेंशन नहीं किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऊपर वाली 4 एग्जांपल में कहीं पे भी उसने ये नहीं कहा हुआ कि जो ऑडिट है उसको कोई दूसरा पार्टनर रिव्यू भी करेगा, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, नहीं कहा हुआ। लेकिन चूंकि इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है, अगर फर्म का अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हो जिसमें लिखा हो जो इनिशियल ऑडिट होगा चूंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, उसको एक दूसरा पार्टनर आके चेक करेगा कि इसका सारा काम ठीक हुआ है कि नहीं, दूसरी नजर पड़ जाए ज्यादा बेहतर है। ऐसे ने रिक्वायर नहीं किया, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर करा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्लियर जी? आगे चलते हैं आप जी जी। हाँ शाबाश, अच्छा जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने इश्यूज हाईलाइट किए हैं उन्हें तो हम एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी डील कर लेते हैं, बिल्कुल कर ले। एक्सेप्टेंस स्टेज पे हम ये देख लेते हैं कि क्या हम उनको डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ प्लानिंग में हमने उसको डिटेल देखना है, समझ लीजिए वहाँ पे हमने डिसाइड किया था ये इशू हमारे हम हैंडल कर लेंगे कि नहीं, यहाँ पे अब उसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है। भाई समझ आ गई बात की? अच्छा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट बहुत आसान, ये मैंने आपको बताया ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अहम था। नेक्स्ट है, क्या मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि कंपनी का जो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023, तो ऑडिट ईयर एंड के बाद ही शुरू होगा या ईयर एंड से पहले भी हो सकता है? पहले भी हो सकता है। अगर ईयर एंड से पहले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें तो फिर क्या है? इंटरम ऑडिट। और अगर ईयर एंड के बाद करें फाइनल ऑडिट। तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करते कि इंटरम ऑडिट जरूर करो, ये फर्म की अपनी मर्जी होती है कि वो अगर करना चाहे तो कर। क्या इंटरम ऑडिट के कुछ फायदे होते हैं? बताइए क्या फायदे हैं? काम जल्दी खत्म हो सकता है, वर्क मैनेज टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होगी, बर्डन ऑफ वर्क कम हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक एरियाज पहले आइडेंटिफाई हो जाएंगे इंटरम स्टेज पे ही, एफिशिएंटली का बिल्कुल ठीक है। ये सिंपल एडवांटेजेस हैं जो आप रीड करते जाएंगे समझ आती जाएगी। असल कंसेप्ट इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का इसमें नहीं है। पहले बताइए इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में फर्क समझ रहे हैं ना? ईयर एंड से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करना, ईयर एंड के बाद प्रोसीजर परफॉर्म करना,
अच्छा प्रैक्टिकली मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं होता कैसे है ये ब्रीफ सी टाइमलाइन के जरिए से। ये है 1 जनवरी 2023, ये है 31 दिसंबर 2023, ये है 31 अक्टूबर 2023, 31 दिसंबर 2023। अगर तो क्लाइंट कहे सर मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा अप्रैल में जाके, हम कहते हैं टेंशन ही कोई नहीं, सारा काम बाद में भी कर लें तो चलेगा। लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे, हमारा एक क्लाइंट ऐसा था, ये रेंट था उसका 31 दिसंबर कहता था मुझे 15 जनवरी को रिपोर्ट चाहिए, और 15 दिन में ऑडिट होना नामुमकिन है। इस तरह की सिचुएशन जब क्लाइंट की डेडलाइन स्ट्रिक्ट हो, इसको मीट करने के लिए हमें आ रहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एक तरीका निकाला हुआ है। वो क्या निकाला है तरीका, सुन ले। वो कहता है जो आपके, अब ये गौर से सुनिएगा, आपने ये रेंट से पहले चले जाना है क्लाइंट पे। कब चले जाए? 1 नवंबर को चले जाए। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक जो 10 महीने हैं, 10 में इनका ऑडिट होगा, इनकी वेरिफिकेशन, इस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन होगी नवंबर और दिसंबर में। भाई 10 महीनों की वेरिफिकेशन 2 महीनों में हो सकती है, हो सकती है। और फिर इन 2 महीनों की ट्रांजैक्शन कब वेरीफाई होंगी? आगे 15 जनवरी तक। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट, और ये वाला जो हिस्सा इसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। फायदे, सबसे बड़ा फायदा अब आपके सामने आ गया, क्या? स्ट्रिक्ट डेडलाइन मीट हो जाती है। चले, लेकिन याद रखें आप हर काम इंटरिम ऑडिट में नहीं कर सकते। कुछ काम इंटरिम ऑडिट में करते हैं, कुछ फाइनल ऑडिट में। अब मैं आपसे, अब बुक्स को कर दें थोड़ी देर के लिए बंद, छोटी सी गेम खेलते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल दे के कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आपने मुझे बताना है कि कौन सी एक्टिविटी इंटरिम ऑडिट में होगी, कौन सी फाइनल ऑडिट में। पहले एग्जांपल, पहले बड़ी एग्जांपल सुन लें। अमूमी तौर पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंटरिम ऑडिट पे होते हैं, और 10 महीनों की ट्रांजैक्शंस इनकम स्टेटमेंट की ये भी इंटरिम ऑडिट पे वेरीफाई होती हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी इंटरिम ऑडिट पे होते हैं, लेकिन लिमिटेड, कितने? 10 महीनों तक लिमिटेड प्रोसीजर। फाइनल ऑडिट में बैलेंस शीट सारी की सारी, इसका ऑडिट होता है फाइनल ऑडिट में, क्योंकि 31 अक्टूबर को आप डेटर को वेरीफाई कर भी ले, इन्वेंट्री को वेरीफाई कर भी ले, क्रेडिटर को वेरीफाई कर भी ले, बैंक को वेरीफाई कर भी ले, दिसंबर पे जाके वो बैलेंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंस के बैलेंसेस चेंज नहीं होते, सिर्फ इंक्रीज होते हैं। तो इंटरिम ऑडिट में हमें इनकम एक्सपेंस की वेरिफिकेशन की इजाजत है, बैलेंस शीट हम नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि उसके चेंज होने का, चेंज हो गया तो दोबारा करना पड़ेगा सारा। अगर डेटर वेरीफाई किए थे, अगले 2 महीनों में पूरी पेमेंट आ गई, नए डेटर आ गए, स्टॉक वेरीफाई किया था, स्टॉक काउंट किया था, अगले 2 महीनों में सारा बिक गया, नया आ गया, तो दोबारा करना पड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप बैलेंस शीट का ऑडिट फाइनल ऑडिट में करें, और इनकम स्टेटमेंट में लिमिटेड प्रोसीजर यानी 10 महीनों का पहले कर लें और बाकी 2 महीनों का बाद में। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, आपने मुझे बताना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोसीजर इंटरिम ऑडिट में होगा कि फाइनल ऑडिट में। तैयार हैं जी? पहला मेरा क्वेश्चन, स्टॉक काउंट, बेहतरीन, शाबाश। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करना, बेहतरीन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट, शाबाश। इन्वेंट्री काउंट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू, पक्की बात है फाइनल। जाहिर है सब्सिक्वेंट शुरू ही रहा है, कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल ठीक, कॉमन सेंस है जी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स को वेरीफाई करना, लिमिटेड, और बैलेंस शीट की आइटम्स को वेरीफाई, कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, फाइनल ऑडिट। शाबाश, ये तो सारा आपको आता है। अच्छा, नहीं, कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेज, कट ऑफ नहीं पता आपको क्या है?
कट ऑफ का मतलब होता है आखिरी ट्रांजैक्शन, साल की आखिरी ट्रांजैक्शन को कहते हैं कट। सेल्स, साल की आखिरी सेल ट्रांजैक्शन को कहते हैं कट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, साल की आखिरी परचेज की ट्रांजैक्शन को कहते हैं कट ऑफ है। इसको कट ऑफ क्यों कहते हैं भला? ये सरहद है, सरहद है अगले साल में और इस साल की सेल्स के दरमियान में सरहद है। कौन सी सरहद है? साल की आखिरी ट्रांजैक्शन, जिसे क्या कहते हैं? कट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सेल में भी होती है, कट ऑफ परचेज में। बस ठीक है, हो गए तकरीबन। अब खुद बताया कि मुश्किल था ये। अच्छा एक है, सुने ना आखिरी एग्जांपल, एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में भी परफॉर्म होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। रिस्क असेसमेंट में जो परफॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में परफॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर किस फेज में परफॉर्म होंगे? इंटरम। और फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर? क्लियर? तो अब इसको पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। गोइंग कंसर्न रिव्यू, गोइंग कंसर्न रिव्यू। बहुत ठीक है, हो गया, आपने पहले ही बता दिया घर जाके क्या पढ़ना है। आखिरी चीज, एक मिनट है, नवंबर और दिसंबर के महीने की ट्रांजैक्शन, ये तो इंटरम डेट पे है, इंटरम आइट में होंगी ना, फाइनल में। ये आखिरी दाव था मेरा जिसे बच गया। चलिए ये देखें, कोई मुश्किल था? नहीं था, साथ को पता था। जहाँ आप लेंथ देख रहे हो तो साथ देख रहे हैं कंसर्ट में जान कितने हैं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।